केंद्र सरकार ने जैसा नोटबंदी, 5 स्लैब का जीएसटी, ऐसे जो तुगलकी फरमान केंद्र सरकार ने जारी किए थे, वैसा ही एक नया फरमान जारी हुआ है। उत्तर प्रदेश में कोई उत्तर प्रदेश बोर्ड से 12वीं कर रहा होगा और उसको जेएनयू में यदि प्रवेश चाहिए तो उसे साथ में अलग एनसीईआरटी की किताबों का एक कोर्स भी करना होगा। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जब बनी थी तो ये सोच के बनी थी कि यहाँ गरीब से गरीब भी मेधावी यदि छात्र है तो आके पढ़ सकता है, इसलिए वहाँ फीस भी कम थी। लेकिन सरकार के इस तुगलकी फैसले से अब बच्चों को ये समझ में नहीं आया कि जो बच्चे अब 12वीं में पढ़ रहे हैं उनके लिए ये भीषण संकट है। यदि आपको करना भी था तो आप इसको कम से कम 5 साल का गेस्टेशन पीरियड रखते कि आज हम अनाउंस कर रहे हैं 5 साल के बाद लागू होगा। 5 साल तक बच्चे, जो आज 7वीं में बच्चा है, उसे मालूम है कि मेरी 12वीं होने के बाद इस बोर्ड के नंबर्स मेरे कोई मायने नहीं रखेंगे, मुझे एक अलग एग्ज़ाम की तैयारी करनी होगी। 45 संस्थान हैं, एजुकेशन संस्थान, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे। इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ को यदि किसी को प्रवेश लेना है इस यूनिवर्सिटी में किसी भी कोर्स में, तो उसके लिए एक कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम होगी। नमस्कार, स्वागत है आपका हिंद वॉइस में। लेकर आया हुआ आपका अपना कार्यक्रम अशोक वानखेड़े बोलता है। अशोक वानखेड़े बोलता है तो फिर अशोक वानखेड़े तोलता है, और फिर इस बार फिर तुलेगी केंद्र सरकार। मैं हमेशा कहता हूं कि सवाल सत्ता को पूछेंगे, सत्ता में जो है उन्हें जवाब भी देना होगा। जब कोई तुगलकी फरमान निकालता है तो उस पर सवाल उठना भी लाजमी है। हाल ही में केंद्र सरकार ने जैसा नोटबंदी, 5 स्लैब का जीएसटी, ऐसे जो तुगलकी फरमान केंद्र सरकार ने जारी किए थे, वैसा ही एक नया फरमान जारी हुआ है कि यूजीसी द्वारा फंड किए गए तमाम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जो है, ऐसे 45 संस्थान हैं, एजुकेशन संस्थान, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे। इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ को यदि किसी को प्रवेश लेना है इस यूनिवर्सिटी में किसी भी कोर्स में, तो उसके लिए एक कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम होगी। और ये कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम इसी साल से शुरू होगी। मतलब जो लोग अभी 12वीं में बच्चे पढ़ रहे हैं, उन्हें अपने बोर्ड के एग्ज़ाम देने के बाद बोर्ड पे क्या परसेंटेज आता है ये मायना नहीं रखेगा। उन्हें इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ के किसी भी कोर्स के लिए, यदि बीए करना हो, आपको एमए करना हो, आपको बीकॉम करना हो, आपको हिंदी लिटरेचर में करना हो, या आपको मैनेजमेंट का कोर्स करना हो, कोई भी कोर्स करना हो, इन यूनिवर्सिटीज़ को, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की जो 45 संस्थान हैं, उनके लिए एक कॉमन एग्ज़ाम होगी। प्रश्न कॉमन एग्ज़ाम का नहीं है। इसके मायने ये बड़ी क्लियर है कि बोर्ड एग्ज़ाम में जो आपके परसेंटेज आते हैं उसका कोई सरोकार इस एडमिशन के लिए नहीं होगा। अब बोर्ड के एग्ज़ाम्स के रिज़ल्ट फॉर्मेलिटी होंगे। यदि बोर्ड में आपको 35% मिलते हैं और इस एंट्रेंस एग्ज़ाम में आप 95% लेते हो, तो आप उस 35% को भूल जाइए। इस 95% को आपको कहीं पे भी एडमिशन मिल सकती है इन 45 संस्थानों में। सवाल ये है, कॉमन एग्ज़ाम के खिलाफ भी नहीं है कोई, लेकिन प्रश्न फिर उठता है, ये जो एग्ज़ाम होगी, जो ये प्रवेश परीक्षा होगी, इस प्रवेश परीक्षा का जो आधार है वो एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक है। अब एनसीईआरटी का जो टेक्स्ट बुक या एनसीईआरटी का जो कोर्स है वो सेंट्रल स्कूल्स में या एनसीईआरटी रिकॉग्नाइज्ड पब्लिक स्कूल्स में, जो बड़े बड़े पैसे दे के जहाँ एडमिशन ली जाती है, लाखों रुपए की एडमिशन फीस लगती है बच्चों के स्कूल के लिए। लेकिन उत्तर प्रदेश बोर्ड, बिहार बोर्ड, गुजरात बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड, केरल बोर्ड, कर्नाटका बोर्ड, ये सभी राज्यों के जो अपने एक शैक्षणिक बोर्ड है जो 10वीं 12वीं तक की एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं, उनके कोर्स का इस सेंट्रल एग्ज़ाम से कोई लेना देना नहीं होगा। मतलब उदाहरण के तौर पे उत्तर प्रदेश में कोई उत्तर प्रदेश बोर्ड से 12वीं कर रहा होगा और उसको जेएनयू में यदि प्रवेश चाहिए तो उसे साथ में अलग एनसीईआरटी की किताबों का
एक कोर्स भी करना होगा। मतलब जैसा आपको IIT IIM के लिए कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करनी पड़ती है, वैसे एक कोचिंग क्लास का नया सेक्टर शुरू होगा इन संस्थाओं में एडमिशन लेने के लिए। ये परीक्षा इस बात को ज़रूर रेखांकित करती है कि ये 17-18 भाषाओं में होगी, क्षेत्रीय भाषाओं में। सवाल क्षेत्रीय भाषा में लिखने का नहीं है। एक मराठी लड़का या गुजराती लड़का गुजराती में तो एग्ज़ाम देगा, लेकिन जो गुजरात बोर्ड पे जो पढ़ा है, जो कोर्स उसने गुजरात बोर्ड का किया, जो किताबें गुजरात बोर्ड की प्रिस्क्राइब्ड है, वो काम नहीं आएगी, क्योंकि उसे जो एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, भले ही वो गुजराती में लिखे, पूछे सवाल जाएंगे NCERT की किताब पे, इसका मतलब उसको वो पढ़ना अनिवार्य है। तो हमारे देश में जो एक फेडरल स्ट्रक्चर है, शिक्षा यह राज्य का सब्जेक्ट है। तो क्या राज्यों का बोर्ड की कोई औकात नहीं रहेगी? सवाल यह है। या जो बड़े संस्थान हैं, जो बहुत JNU हो गया, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो गया, इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ में अब राज्यों का कोई, राज्यों के जो पढ़ते हैं राज्यों के बोर्ड से, उनका कोई औकात नहीं रही, यही मान लें। या हम ये मान लें कि ये सरकार क्लियर कट एक डिवीज़न करना चाहती है, एक भारत और एक इंडिया। इंडिया वो जो सेंट्रल सिलेबस यानी CBSE का बोर्ड पढ़े, CBSE के बोर्ड में जहाँ NCERT की किताबें प्रिस्क्राइब्ड हो वो पढ़े, और उसके बाद अंग्रेज़ी माध्यम से, क्योंकि वो ज़्यादातर अंग्रेज़ी माध्यम के स्कूल होते हैं जहाँ ये पढ़ाया जाता है, और फिर यहाँ परीक्षा दे यदि आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेनी हो तो। और जो भारत में रहते हैं, जिनकी औकात कोई नहीं है, जो अपने सामान्य सरकारी स्कूलों में उत्तर प्रदेश, गुजरात के, महाराष्ट्र के पढ़ते हैं, तो अपने सरकारी स्कूलों में पास होने के बाद उन्हें अपने ही राज्य के यूनिवर्सिटीज़ में या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेनी होगी। क्योंकि यदि किसी बच्चे का, गरीब बच्चे का सपना ये है वो JNU में जाए, तो वो सपना ही रहेगा, वो सपना कभी साकार नहीं हो सकता। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जब बनी थी तो ये सोच के बनी थी कि यहाँ गरीब से गरीब भी, मेधावी यदि छात्र है तो आके पढ़ सकता है, इसलिए वहाँ फ़ीस भी कम थी। लेकिन सरकार के इस तुगलकी फैसले से अब बच्चों को ये समझ में नहीं आया कि जो बच्चे अब 12वीं में पढ़ रहे हैं उनके लिए ये भीषण संकट है कि एग्ज़ाम ख़त्म होते से 2 महीने के अंदर हम कैसी NCERT की किताबें पढ़ के अपने आप को तैयार करें और उन लड़कों से कंपटीशन करें जो करोड़पति घर के हैं, जो पैसे वाले हैं, जो सेंट्रल स्कूल में पढ़ते हैं, जो सेंट्रल CBSE का सिलेबस पढ़ते हैं, जहाँ NCERT की किताबें सब्सक्राइब्ड है। ये एक बहुत बड़ा डिवीज़न होते हुए हमें दिखाई देता है। हमारे देश में शिक्षा का अधिकार है, राइट टू एजुकेशन। इसको भी एक बार फिर से परिभाषित करना होगा। शिक्षा का अधिकार कौन सा? जो शिक्षा मुझे चाहिए वो मिले, या जो शिक्षा आप देना चाहते हो वो मैं लूँ? शिक्षा के अधिकार में यदि किसी को कोई एक कोर्स करना है हिमाचल प्रदेश के सेंट्रल यूनिवर्सिटी से, वो नहीं कर सकता क्योंकि वो राज्य के बोर्ड में पढ़ा हुआ है, और उसके लिए सबसे पहले NCERT की किताबें पढ़ के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए तैयारी करनी होगी। मैं कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन उसके पहले पूरे देश में कम से कम आप ये सुनिश्चित करते कि हर राज्य का बोर्ड फिर NCERT की किताबें सब्सक्राइब करता। एक लेवल प्लेइंग फील्ड जिसको कहते हैं, सभी बच्चों को समान अधिकार हो। जो आसाम के बोर्ड में पढ़ रहा है राज्य के, उसमें भी NCERT की किताबें हो, वो भी उसी हिसाब से तैयारी करे, और फिर जब एंट्रेंस एग्ज़ाम हो तो उस हिसाब से काम करें। आज यूक्रेन की क्राइसिस के बाद हमने देखा कि हमारे देश में
हाहाकार मचा कि हमारे मेडिकल के बच्चे वहाँ पड़े हुए हैं। सवाल ये उठा कि यूक्रेन में मेडिकल के लिए जाते क्यों हैं बच्चे, क्योंकि हमारे यहाँ सरकारी जितनी सीटें हैं मेडिकल कॉलेज में वो ऊँट के मुंह में जीरा है। हज़ारों में सीटें हैं और लाखों में उम्मीदवार हैं। उसके बाद उनकी मजबूरी है कि वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाएं। प्राइवेट यूनिवर्सिटी जहाँ करोड़ों का खर्चा है, ऐसे में एक गरीब और मिडिल क्लास परिवार यही काम कर सकता है कि 20 लाख में यदि यूक्रेन में डिग्री मिलती है और पढ़ाई भी होती है तो बाकायदा वहीं यूक्रेन जाके एडमिशन लेता। किसी को शौक़ नहीं है कि यूक्रेन जैसे देश में जाके अपने 4 साल वहाँ बर्बाद करें, अपने देश से दूर रहे और डिग्री लेके आए और फिर यहाँ एक एग्ज़ाम देके अपने आप को डॉक्टर है ये सिद्ध करें। लेकिन ये मजबूरी है, मजबूरी पैसे की है। हमारा सरकार और हमारा समाज उन लोगों को गालियाँ देता है कि यूक्रेन गए ही क्यों। इससे अच्छा सरकार ये देखे कि इतनी सीटें अवेलेबल हो यूक्रेन जैसी हमारे देश में सरकारी क्षेत्र में, कि दूसरे देश के लड़के भी आके यहाँ पढ़े और हमें पैसे, हमारे देश में कुछ इनकम हो। क्या यदि ये सिस्टम लागू हो गया तो जिसको कोई अच्छा कोर्स करना है उसे केंद्र के किसी यूनिवर्सिटी में नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं बोर्ड एग्ज़ाम से आया हूँ, राज्य के बोर्ड में मैंने पढ़ाई की है, इसलिए मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की कॉमन एग्ज़ाम में पास नहीं हो पाया। फिर मेरे पास दूसरा चारा ये है कि मैं किसी प्राइवेट में चला जाऊँ, और प्राइवेट यूनिवर्सिटी में इतना पैसा है तो फिर मैं यूक्रेन जैसा कोई देश ढूंढूं कि मुझे बीए और एमए और एमकॉम और बीकॉम भी करना हो, तो उसके लिए भी मुझे विदेश जाना पड़े। ये तुगलकी फरमान आते कैसे हैं, क्यों आते हैं, इसके पीछे सोच क्या है? क्या हमारे प्रधानमंत्री ने तो वो डिग्री ली हुई है जो डिग्री अभी तक समझ में नहीं आई कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ी जाती है? इतने पढ़े लिखे प्रधानमंत्री हमारे गृह मंत्री कितने पढ़े हैं हमने देख ही लिया है, उनको यही पता नहीं कि किसके बाद क्या पढ़ाई जाती है। तो ये तमाम चीज़ें रिफ्लेक्ट करती है कि हमारे यहाँ कैसे तुगलकी फरमान जारी होते हैं और उसके लिए देश के बच्चों का भविष्य दांव पे लगता है। यदि आपको करना भी था तो आप इसको कम से कम 5 साल का गेस्टेशन पीरियड रखते कि आज हम अनाउंस कर रहे हैं 5 साल के बाद लागू होगा। 5 साल तक बच्चे, जो आज 7वीं में बच्चा है, उसे मालूम है कि मेरी 12वीं होने के बाद इस बोर्ड के नंबर्स मेरे कोई मायने नहीं रखेंगे, मुझे एक अलग एग्ज़ाम की तैयारी करनी होगी। तो काश उसके पास वो सब समय होता, काश उसके पास वो कोई चीज़ें होती, कुछ उसके माता पिता कुछ घर बेच के अपना पुस्तकों की व्यवस्था करते। क्योंकि आज के डेट में शिक्षा यह एक ऐसा सेक्टर हो गया है जहाँ करोड़ों अरबों रुपए लग रहे हैं, और जो लोग प्राइवेट सेक्टर में पैसा लगा रहे हैं वो पैसा कमाने के लिए लगाते, समाज सेवा के लिए नहीं। और जब आप करोड़ों रुपए की यूनिवर्सिटी खड़ी करते हैं तो फिर करोड़ों रुपए फीस देनी पड़ती है जो आम जनता के बाहर है। हमारे यहाँ बड़े बड़े विज्ञापन हम देखते हैं कि फला यूनिवर्सिटी, फला कैंपस, फला, और हम लैपटॉप फ्री देंगे और ये करेंगे और वो करेंगे। कुछ फ्री का नहीं होता। जब फीस देखते हैं तो पसीना आता है। क्या इस देश का गरीब कभी ये सोच ही नहीं सकता कि मैं कहीं पढ़ के बड़ा बनूं? या हमारे देश में बाबा साहेब आम्बेडकर इसलिए हो पाए क्योंकि उन्हें तब शायद ऐसे किसी व्यवधान का सामना नहीं कर पड़ा। उनके पास आर्थिक स्थिति कमज़ोर थी, रास्ते के दिए के नीचे बैठ के पढ़े थे, लेकिन स्कूल में एडमिशन भी हुए, कॉलेजेस में एडमिशन भी हुए, फीस भी मिली, और उसके बाद वो संविधान निर्माता बने। ऐसे असंख्य बाबा साहेब आम्बेडकर हमारे देश में हो सकते हैं। लेकिन क्या सरकार, अंग्रेज़ों ने तो कम से कम ये स्थिति रखी थी कि वर्तमान में हमारी सबसे पॉपुलर जो सरकार है, जो हर चुनाव जीतने के बाद दावा करती है कि हमारी पॉपुलैरिटी और बढ़ रही है, क्या पॉपुलर सरकार अपने जनता का ख्याल रखेगी? और ये तुगलकी फरमान जो असंवैधानिक है, इसमें राज्य सरकारें भी कोर्ट जा सकती है, और कोर्ट को ये तय करना होगा कि ओवरनाइट ऐसा बदलाव नहीं ला सकते, और यदि लाएं तो जो बच्चे अभी 12वीं कर रहे हैं उनके भविष्य पे बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगेगा। स्टेट के बोर्ड्स पे बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगेगा। और सबसे बड़ा है कि राइट टू एजुकेशन, इसको फिर से एक बार रेखांकित करना होगा, क्योंकि राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, एक अब मजाक हो चुका है। आज इतना ही, फिर आऊँगा किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। लेकिन देखते रहिएगा हिंद वॉइस।